शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामला भारतीय संवैधानिक न्याय शास्त्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर। शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ और बिहार राज्य 1951 भारतीय संवैधानिक इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है, जिसने संविधान संशोधन की शक्तियों और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने में निर्णायक भूमिका निभाई। यह मामला संविधान के पहले संशोधन अधिनियम 1951 की संवैधानिकता को चुनौती देता था और इसने भारतीय न्यायपालिका के समक्ष संसद की संविधान संशोधन शक्तियों की सीमाओं का प्रश्न खड़ा किया था। इसके द्वारा यह पूछा गया कि आखिर किस हद तक संसद को संविधान को संशोधित करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। मामले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार की आवश्यकता। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन और भूमि सुधार था। औपनिवेशिक काल की यह व्यवस्था किसानों और भूमि के मालिक जमींदारों के बीच एक शोषणकारी मध्यस्थता की संरचना थी। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में व्यापक पैमाने पर जमींदारी उन्मूलन कानून बनाए गए थे ताकि भूमि का पुनर्वितरण किया जा सके और भूमि और कृषि उत्पादकता में वृद्धि की जा सके। जमींदारी उन्मूलन कानूनों की न्यायिक चुनौती। 1949-50 में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित जमींदारी उन्मूलन कानूनों को जमींदारों ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में चुनौती दी। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार भूमि सुधार अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया, जबकि इलाहाबाद और नागपुर उच्च न्यायालयों ने अपने राज्यों के समान कानूनों को वैध माना। यह विरोधाभासी निर्णयों की स्थिति थी जिसे सुलझाने की बेहद आवश्यकता थी। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 का अधिनियमन। इन न्यायिक चुनौतियों के जवाब में केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन करने का निर्णय लिया। संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31 और 31 जोड़े गए। साथ ही 9वीं अनुसूची का निर्माण किया गया। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना था। मामले के तथ्य और पक्षकार। याचिकाकर्ता शंकरी प्रसाद सिंह देव एक प्रमुख जमींदार थे जिनके पास पश्चिम बंगाल में व्यापक भूमि संपत्ति थी। प्रथम संशोधन अधिनियम से उनकी संपत्ति के अधिकार प्रभावित हो रहे थे, विशेषकर उनके संपत्ति के मौलिक अधिकार। तत्कालीन अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1)(f) के संबंध में प्रतिवादी भारत संघ और बिहार राज्य। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का तर्क था कि प्रथम संशोधन अधिनियम संवैधानिक रूप से वैध है और यह सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। संवैधानिक संदर्भ और मुख्य मुद्दे। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के मुख्य प्रावधान अनुच्छेद 31 का यह भूमि सुधार से संबंधित कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती से सुरक्षा प्रदान करता था। इसमें अग्रलिखित 5 श्रेणियों के कानूनों को सुरक्षा मिली थी। जमीन और संपत्ति का अधिग्रहण, संपत्ति का प्रबंधन राज्य द्वारा लेना, निगमों का विलय, खनन पट्टों में संशोधन, निदेशकों और शेयर धारकों के अधिकारों में परिवर्तन। दूसरा था अनुच्छेद 31 का यह 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विशिष्ट कानूनों को न्यायिक समीक्षा से पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता था। 9वीं अनुसूची प्रारंभ में इसमें 13 भूमि सुधार कानून शामिल किए गए थे जो बाद में बढ़कर 284 तक पहुंच गए। दरअसल 9वीं अनुसूची का जन्म ही इसलिए हुआ था प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। इसके माध्यम से ऐसे प्रावधान जो मूल अधिकारों को प्रभावित करते हों, सरकार कोई ऐसा प्रावधान लाती है, ऐसे कोई नियम या कानून लाती है जिसकी वजह से आपके मूल अधिकार प्रभावित हो, तो चूंकि मूल अधिकार अगर आपका प्रभावित होता है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं न्याय के लिए। तो ऐसी स्थिति में 9वीं अनुसूची का जन्म ही इसलिए किया गया था कि ऐसे कानून जो मूल अधिकार का अतिक्रमण करते हैं या जिनसे मूल अधिकार प्रभावित होता है उन्हें 9वीं सूची में डाल दिया जाएगा। और 9वीं सूची में किसी भी कानून को डालने का जो सबसे बड़ा फायदा था सरकार को, वो ये था कि 9वीं सूची में यदि कोई प्रावधान डाल दिया गया है तो न्यायालय उसकी समीक्षा नहीं कर सकते हैं। ये प्रावधान है 9वीं अनुसूची का। मामले में उठाए गए मुख्य मुद्दे। अनुच्छेद 368 की व्याख्या। क्या संसद के पास मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की असीमित शक्ति है? अनुच्छेद 13(2) में कानून की परिभाषा। क्या संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13(2) में निहित कानून की परिभाषा में आते हैं? अनंतिम संसद की वैधता। क्या अनुच्छेद 379 के तहत कार्यरत अनंतिम संसद के पास संविधान संशोधन की शक्ति है? यहाँ अनंतिम संसद के बारे में थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी है। हम बात करते हैं अनंतिम संसद की। अनंतिम संसद क्या है? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। हम सभी इस चीज को जानते हैं। प्रथम आम चुनाव देश में होते हैं 25 अक्टूबर 1951 से 29 फरवरी 1952 तक। इसके द्वारा कांग्रेस जो है वो सरकार बनाती है। पूरे जितने मतदान हुए थे, मतदान का 45% इन लोगों को प्राप्त होता है और ये 15 अप्रैल 1952 को सरकार का गठन करते हैं। तो 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ था तब से लेकर के 15 अप्रैल 1952 को जब प्रथम निर्वाचित सरकार का गठन होता है, तो इसके बीच का जो समय है
इसके कार्य के लिए अनंतिम संसद थी। तो इन लोगों ने पूछा कि क्या अनंतिम संसद के पास इस तरह का अधिकार है कि वह संविधान में संशोधन कर सके। और दूसरा जो महत्वपूर्ण इसमें मामला है अनुच्छेद 13(2) का कानून शब्द। ये कानून शब्द की यहाँ पे विस्तृत समीक्षा जरूरी है। पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 13 को। अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनों की वैधता को सुनिश्चित करता है या जांच पड़ताल करता है कि जो कानून बनाए गए हैं वो वैध हैं अथवा नहीं है। यह भाग 3 मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और कहता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है शून्य वाइड होगा। इसके मुख्य प्रावधान अनुच्छेद 13 का 1 संविधान के प्रारंभ से पहले 26 जनवरी 1950 से पहले बनाए गए सभी कानूनों को मौलिक अधिकारों के आधार पर परखा जाएगा। यदि कोई कानून भाग 3 के किसी प्रावधान के विरुद्ध हो तो वह पूर्णतः या आंशिक रूप से शून्य होगा। इसे आच्छादन का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अनुच्छेद 13(2) राज्य, केंद्र या राज्य सरकार कोई ऐसा कानून, यहाँ इंपॉर्टेंट शब्द है कानून, केंद्र या राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। यदि ऐसा कानून बनाया जाता है तो वह शून्य होगा। ये कौन कह रहा है? अनुच्छेद 13 का 2 कह रहा है। अनुच्छेद 13 का 3 कानून में संविधान में वर्णित संशोधन, अध्यादेश, आदेश, उपबंध, सूचना, नियम, नियमावली आदि शामिल हैं। अनुच्छेद 13 का 4 ये 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये कहता है कि अनुच्छेद 13(2) का उल्लंघन तब तक नहीं माना जाएगा जब तक संशोधित कानून मौलिक अधिकारों के विरुद्ध न हो। यह संशोधन संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करता है। इसका महत्व यह था कि यह न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू का आधार है जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। महत्व यह न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू का आधार है जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों के तर्क। अनंतिम संसद की सीमित शक्ति। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि अनुच्छेद 379 के तहत कार्यरत अनंतिम संसद के पास संविधान संशोधन की पूर्ण शक्ति नहीं थी। मौलिक अधिकारों की अपरिवर्तनीयता। उनका मानना था कि मौलिक अधिकार संविधान के अपरिवर्तनीय तत्व हैं और इन्हें संसदीय संशोधन के द्वारा छीना नहीं जा सकता। अनुच्छेद 13(2) की व्यापक व्याख्या। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि अनुच्छेद 13(2) में कानून शब्द में संवैधानिक संशोधन भी शामिल है, इसलिए प्रथम संशोधन अधिनियम अवैध है। प्रतिवादियों के तर्क जो थे, अनुच्छेद 368 की व्यापक शक्ति। प्रतिवादियों का तर्क था कि अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के किसी भी भाग मौलिक अधिकारों सहित को संशोधित करने की शक्ति देता है। संविधान निर्माण शक्ति बनाम विधायी शक्ति। उनका मानना था कि संवैधानिक संशोधन विधायी शक्ति नहीं बल्कि संविधान निर्माण शक्ति का प्रयोग है, इसलिए यह अनुच्छेद 13(2) के दायरे में नहीं आता है। ये लोग ये कहना चाहते थे कि दरअसल जिस शक्ति से संविधान का निर्माण किया गया है उसी शक्ति के माध्यम से उसको संशोधित किया जाता है। तो ऐसे में अनुच्छेद 13(2) में जो कानून का वर्णन किया गया है, जो व्याख्या दी गई है, उसके अंतर्गत संवैधानिक संशोधन नहीं आते हैं। अनंतिम संसद की पूर्ण शक्ति। अनुच्छेद 379 के अनुसार अनंतिम संसद को सभी संसदीय शक्तियां प्राप्त थीं, जिसमें संविधान संशोधन की शक्ति भी शामिल थी। अनंतिम संसद के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। न्यायालय का एकमत निर्णय। 5 अक्टूबर 1951 को मुख्य न्यायाधीश H.J. कानिया की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से प्रथम संशोधन अधिनियम की संवैधानिकता को बरकरार रखा। न्यायालय के मुख्य तर्क थे अनुच्छेद 368 की व्यापक व्याख्या। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की शक्ति देता है, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है। संविधान में संविधान शब्द व्यापक है और इसमें कोई अंतर्निहित सीमा नहीं है जो मौलिक अधिकारों को संशोधन से बाहर रखे। संविधान निर्माण शक्ति और विधायी शक्ति में अंतर। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से संसद की 2 अलग शक्तियों के बीच अंतर किया। साधारण विधायी शक्ति अनुच्छेद 245 से 255 के तहत और संविधान संशोधन शक्ति अनुच्छेद 368 के तहत। अनुच्छेद 13(2) की सीमित व्याख्या। न्यायालय ने निर्धारित किया कि अनुच्छेद 13(2) में कानून से तात्पर्य केवल साधारण कानूनों से है, संवैधानिक संशोधनों से नहीं। संवैधानिक संशोधन संविधान निर्माण शक्ति के तहत किए जाते हैं, विधायी शक्ति के तहत नहीं किए जाते हैं। तो इस तरह से देखा जा रहा है तो अनुच्छेद 13(2) में जो कानून शब्द है उसकी बहुत सीमित व्याख्या की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। अनंतिम संसद की पूर्ण शक्ति। न्यायालय ने स्वीकार किया कि अनुच्छेद 379 के तहत अनंतिम संसद को सभी संसदीय शक्तियां प्राप्त थीं, जिसमें संविधान संशोधन की शक्ति भी शामिल थी। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि जो अनंतिम संसद है, आप जैसा कि पूर्व में हमने बात की कि निर्वाचित सरकार 15 अप्रैल 1952
को जो है वो उसका गठन होता है। तो ऐसी स्थितियों में देखा जाए तो ये जो प्रथम संविधान संशोधन लागू किया गया था वो चुनी हुई सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया था। हालांकि ये उन्हीं लोगों द्वारा लागू किया गया था जिन्होंने संविधान की रचना की थी। तत्कालीन प्रभाव, भूमि सुधार कानूनों की वैधता। इस निर्णय से भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक चुनौतियों से तुरंत राहत मिली और जमींदारी उन्मूलन की प्रक्रिया को गति मिली। संसदीय सर्वोच्चता की स्थापना होती है। इस मामले में संविधान संशोधन के क्षेत्र में संसदीय सर्वोच्चता की स्थापना की। 9वीं अनुसूची की सुरक्षा। 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से पूर्ण सुरक्षा मिली। संवैधानिक न्याय शास्त्र का विकास। सज्जन सिंह मामला इसके बाद आता है 1965 में। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद के निर्णय को पुनः पुष्ट किया। उसके बाद गोलकनाथ का मामला आता है 1967 में। एक नाटकीय बदलाव में सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद के निर्णय को पलट दिया और घोषित किया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक संशोधन भी अनुच्छेद 13 के तहत कानून है। 24वां संशोधन अधिनियम 1971 इसके बाद लाया जाता है। गोलकनाथ निर्णय के जवाब में संसद ने 24वां संशोधन पारित किया, जिसने स्पष्ट किया कि संसद के पास मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति है। केशवानंद भारती मामला 1973। इस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा सिद्धांत स्थापित किया। न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती है। स्थितियां इस तरह से आगे बढ़ती है। इसके बाद की वीडियो में आप उसको और क्लियर देख सकेंगे। शंकरी प्रसाद मामले की आलोचना और सीमाएं। न्यायिक समीक्षा की कमी। इस निर्णय की मुख्य आलोचना यह थी कि इसने संसद को लगभग असीमित संशोधन शक्ति प्रदान की, जिससे न्यायिक समीक्षा की भूमिका सीमित हो गई। बाद के मामलों में यह स्पष्ट हुआ कि यह दृष्टिकोण संतुलित नहीं था। निसंदेह यह संतुलित नहीं था, क्योंकि आप निर्बाध रूप से उनको शक्ति दे देंगे संविधान को परिवर्तित करने की, तो कोई भी सरकार में आएगा, 5 साल के सत्ता में आता है, तो अपने तरीके से वो संविधान को पूरी तरह से वो चेंज कर सकता है, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पूरी तरीके से नए प्रावधानों के द्वारा मौजूदा संविधान को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो दृष्टिकोण था इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का, वो संतुलित नहीं माना जा सकता है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की शंकरी प्रसाद निर्णय ने मौलिक अधिकारों को संशोधन से पूर्ण सुरक्षा प्रदान नहीं की, जिससे व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा में कमी आई। यहाँ यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि संविधान की हमें आवश्यकता क्यों है। संविधान की हमें आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वह हमारे मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है, देश का सिस्टम चलाता है। देखिए, देश का सिस्टम चलाना वो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन बतौर एक आम नागरिक आप देखेंगे तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपके हितों की सुरक्षा। तो और आपके हितों की सुरक्षा कौन करता है? वो करता है मूल अधिकार। तो ऐसे में देखा जाए तो मूल अधिकार के बिना क्या संविधान की परिकल्पना की जा सकती है? मुझे लगता है कि नहीं की जा सकती है। तो मूल अधिकार प्रमुख है और होना चाहिए। आधुनिक संदर्भ में प्रासंगिकता। मूल ढांचा सिद्धांत के साथ संतुलन। आज शंकरी प्रसाद मामला मूल ढांचा सिद्धांत के साथ मिलकर संवैधानिक संशोधन की एक संतुलित व्यवस्था प्रदान करता है। संसद के पास व्यापक संशोधन शक्ति है, लेकिन संविधान के मूल तत्वों को नष्ट नहीं कर सकती। न्यायिक समीक्षा और संसदीय सर्वोच्चता का संतुलन। वर्तमान में भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में न्यायिक समीक्षा और संसदीय सर्वोच्चता के बीच एक नाजुक संतुलन है, जिसकी नींव शंकरी प्रसाद मामले में रखी गई थी। 9वीं अनुसूची की स्थिति। आज भी 9वीं अनुसूची एक महत्वपूर्ण संवैधानिक उपकरण है, हालांकि इसकी सुरक्षा अब पूर्ण नहीं है और मूल ढांचे के उल्लंघन पर इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। निष्कर्ष। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामला भारतीय संवैधानिक न्याय शास्त्र का एक आधारभूत मामला है, जिसने संविधान संशोधन की शक्तियों की व्याख्या में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यद्यपि इसके कुछ सिद्धांतों को बाद के मामलों में संशोधित किया गया, फिर भी यह मामला संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक समीक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह था कि इसने स्पष्ट किया कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, जो समय की आवश्यकताओं के अनुसार बदला जा सकता है, बशर्ते उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए। आज भी यह मामला संवैधानिक कानून के छात्रों और न्यायाधीशों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ का काम करता है, जो दिखाता है कि कैसे लोकतांत्रिक संस्थाएं सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन बना सकती हैं। ओके, तो आज का ये वीडियो रहा न्यायिक समीक्षा और बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित जो प्रमुख मुद्दे हैं उनको लेकर के हम आपके सामने और भी वीडियो आएंगे, और आई होप कि आपको अच्छा लगा और अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।